हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पूरा बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अर्थात 5 नंबर वाले प्रश्नों को मैं आप लोग को पूरा हल कराऊंगा। तो जो लोग भी जुड़े हैं एक बार हाय बोल दें, ठीक है। आज के इस क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वाले पूरे प्रश्नों को हल कराऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 से मिलाकर कुल 9 क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से 5 × 9, 5 और 6 मिलाकर के आपके 5-5 नंबर के आपके पेपर में 9 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 9 कितने हो गए 45। और इसके पहले मैं आप लोग को एक वीडियो बता चुका हूँ, जिसमें 2 नंबर वाले थे और 2 नंबर वाले आपके टोटल 8 आते हैं। 2 नंबर वाले टोटल आपको 8 आते हैं, तो 8 दूनी 16 मार्क्स आपको वहाँ से था, ठीक है। 2 नंबर वाला प्रश्न हमें पता है आप लोग को बहुत अच्छा लगा था, सभी बच्चे बोले कि अच्छे से 100% समझ में आया। तो आप लोग यदि कोऑपरेट करेंगे और ध्यान से समझेंगे तो ये 5 वाले प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 1 सेकंड देख लेते हैं हम, हाँ ठीक है। 5 वाले प्रश्न आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो देखिए इस प्रश्न को, पहले प्रश्न को हल करना चालू करते हैं। प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि, प्रूव करना है हमें कि पूर्णांकों का समुच्चय Z में जो रिलेशन है हमारा ए बी सच दैट, ऐसा है ए बी हमारा ऐसा है कि संख्या 2 जो है a - b से पूरी तरह विभाजित है, द्वारा प्राप्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। देखिए तुल्यता के लिए आप लोग एक बात जानते हैं कि जो स्वतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है, वही तुल्यता संबंध को फॉलो करता है। जो स्वतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है। आप यदि पढ़ें फलन संबंध में फलन तो समझ में आ रहा होगा कि जो स्वतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है, वही तुल्यता संबंध को फॉलो करता है। यदि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो हल करते हैं हम। देखो स्वतुल्य के लिए क्या होता है हमारा, देखो स्वतुल्य के लिए हमारा कंडीशन होता है, 1 सेकंड बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा अच्छे से पेन टैप को हम पकड़ लें। देखो समझ में आएगा, समझना अच्छे से कि स्वतुल्य, यदि हमें स्वतुल्य सिद्ध करना है तो हमारा हो जाता है, 1 मिनट पेन टैप को उल्टा पकड़े हैं क्या हम, हाँ अब ठीक है यहाँ से। तो देखो यहाँ पर हम कर लेते हैं हेडिंग स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हमें स्वतुल्य प्रूव करना है। पहले स्वतुल्य, फिर सम्मित, फिर संक्रामक। जब स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों प्रूव करेंगे तभी हमारा क्या होगा, ये तुल्यता संबंध होगा। तो पहले स्वतुल्य देखते हैं, अच्छे समझना। एक प्रश्न ही आप लोग को पेपर में स्वतुल्य से जो भी आएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं कोई 2 पूर्णांक है ए और ये बिलोंग टू आर करता है, मतलब बिलोंग टू आर करता है, जो आर ए बी है। पहले हम ए बी को ए मान लेते हैं, बिलोंग टू आर। स्वतुल्य के लिए हम ऐसे ही करते हैं। और क्या दिया गया है कि सभी ए बिलोंग टू जेड के लिए, पूर्णांकों के समुच्चय में जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, ए बिलोंग टू जेड, ठीक है। तो यदि a - a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a - a में से a घटाएंगे तो 0 तो आएगा ही हमारा। थोड़ा सा और बड़े में करते हैं इसको हम। यदि हम a - a करेंगे, a - a इक्वल टू 0 आएगा, a - a 0 आएगा। अतः हम लोग यहाँ पे क्या दिखा देंगे कि अतः r एक स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य के बाद हम लोग क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य तो हम लोग दिखा दिए। अब स्वतुल्य के बाद हम लोग दिखाएंगे सम्मित। तो अब देखो सम्मित के लिए हम लोग क्या करते हैं, सममित, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक दिखाना है ना। सम्मित के लिए तो सम्मित के लिए करते हैं हम लोग, तो समझना अच्छे से। थोड़ा सा कठिन है, सभी प्रश्न अच्छे हैं। थोड़ा सा ये प्रश्न आपको हो सकता है लगे, क्योंकि ये कुछ बेसिक लॉजिक आपको क्लियर अच्छे से नहीं होगा तो दिक्कत होगा। तो देखो सम्मित के लिए क्या होता है, इसमें 2 मानते हैं हम लोग कि ए बी, उसमें ए था, इसमें ए बी होगा कि ए बी बिलोंग टू आर होगा, और ए बी बिलोंग टू आर होगा। तो यहाँ से ये बताया जाता है कि बी ए जो होगा वो भी बिलोंग टू आर होगा। ए बी बिलोंग टू आर होगा तो बी ए बिलोंग टू आर होगा। और अगर a - b जो है 2 से विभाजित है, समझना अच्छे से समझ में आएगा। अगर a - b 2 से विभाजित है तो जो होगा, इसका माइनस कर लें, माइनस a - b
भी 2 से विभाजित होगा, भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। हमको सिद्ध करना है तुल्यता संबंध ना, तो माइनस कर देंगे और यदि इसका माइनस का गुणा कर दे, देखो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, अर्थात ये हो जाएगा b माइनस ए। अर्थात ये क्या लिख सकते हैं कि b माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। समझना, अच्छे समझ में आएगा, समझते रहो। 2 से विभाजित होगा, जब a माइनस बी 2 से विभाजित होगा तो b माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा। अतः हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कि अतः जो होगा b कामा ए भी जो होगा, b कामा ए ये भी बिलोंग टू आर होगा, नहीं होगा, भी होगा। अतः b कामा ए भी बिलोंग टू आर होगा, ये भी बिलोंग टू आर होगा, भी को काट देते हैं, b कामा ए बिलोंग टू आर होगा। अतः आर क्या होगा, ये आर सममित भी होगा, आर सममित भी होगा। इसी तरह से हम लोग करते हैं, आर सममित भी होगा। अब देखो सममित के बाद क्या करते हैं हम लोग, प्रूफ संक्रामक। थर्ड, यदि संक्रामक होगा तो तुल्यता संबंध होगा। तो देखो संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो दोबारा देख लोगे, क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत। पहले देखो संक्रामक के लिए क्या होता है कि ए बी, डायरेक्ट यहाँ पे पूरा चैप्टर तो समझा सकते नहीं है, जनरल लॉजिक क्लियर नहीं है तो दिक्कत तो होगा ही। देखो ए बी, इसमें ए बी सी संक्रामक के लिए 3 लेते हैं, ए बी सी। यदि ए बी बिलोंग टू आर है तो हमारा बी सी भी जो होगा, ए बी बिलोंग टू आर है तो बी सी, बी कामा सी भी बिलोंग टू आर होगा। ये है इसका कंडीशन। तो यदि ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, तो इससे हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि ए सी भी जो है वो बिलोंग्स टू आर होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ए बी बिलोंग टू आर है और बी सी बिलोंग टू आर है, मतलब ए सी भी बिलोंग्स टू आर होगा। ए बी बी सी, तो बी से भी काट लेंगे तो ए सी बचेगा ना, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। तो देखो यदि ए होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी बटा 2 भी आर में बिलोंग होगा, तो बी माइनस सी बटा 2, ये भी 2 से विभाजित होगा, ये तो पूछा गया है, 2 से विभाजित होगा। और यदि इन दोनों को जोड़ दें, यदि इन दोनों को जोड़ दें, समझो अच्छा, यदि इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा कि a माइनस बी बटा 2 प्लस बी माइनस सी बटा 2। तो ये क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे ध्यान से, तो समझो यहाँ पे देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और लॉस लेंगे तो 2 ही आएगा, और माइनस बी प्लस बी कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कि a माइनस सी बिलोंग्स टू 2। अतः ये भी हमारा, यदि a माइनस बी 2 से विभाजित है, b माइनस सी 2 से विभाजित है, तो a माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा। अतः हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अतः R क्या है कि हमारा संक्रामक है, अतः R संक्रामक है। ए बी सी तीनों में प्रूफ हो गया ना, संक्रामक है। अब अतः हम क्या कह सकते हैं कि देखो ये सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है। अतः हम लिख सकते हैं, लिखेंगे क्योंकि R सममित है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्योंकि R सममित है, संक्रामक है, सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, संक्रामक है। अतः R में, सुन के लिखना अच्छे से, अतः R में तुल्यता संबंध है। R में क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको कम समझ में आया होगा, अच्छे समझना। देखो हम बता दे रहे हैं दोबारा, देखो दोबारा समझा रहे हैं, समझ लेना। थोड़ा सा कठिन है, ये हल्का कठिन है। देखो क्या बताएं हम, कि प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r जो है ए बी, रिलेशन जो है ए बी ऐसा है कि संख्या 2 a माइनस बी से विभाजित करता है, ए बी जो है a माइनस 2 से। देखो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि हम दोनों को a ही मान लेते हैं, तो b ही मान लेते हैं, बिलोंग टू r। अब उसके बाद सभी पूर्णांकों के लिए a बिलोंग्स टू z है, z क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है, सभी में वास्ता रखता है, तो a माइनस से तो 0 होगा ही, उसी संख्या को उसी से घटाएंगे तो 0 होगा। तो ये क्या हो गया, r एक स्वतुल्य है, स्वतुल्य तो हो जाएगा। फिर देखो सम्मित के लिए क्या करते हैं कि 2 लेते हैं, a b लेते हैं, तो a b बिलोंग्स टू r है, तो b a बिलोंग्स टू r भी होगा। अगर a माइनस बी 2 से विभाजित है तो माइनस करो, तो माइनस a माइनस बी भी 2 से विभाजित है, और माइनस a माइनस बी मतलब b माइनस a, तो b माइनस बी भी 2 से विभाजित होगा, तो बी ए बिलोंग्स टू भी r हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो गया। और संक्रामक के लिए हम ए बी सी लेते हैं, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर दिखा दें,
तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संक्रामक हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि a माइनस बी 2 से विभाजित है और b माइनस सी 2 से विभाजित है, बोला गया है कि 2 से विभाजित होता है। तो दोनों को जोड़ दें यदि, तो ये भी 2 से विभाजित हो गया, a माइनस सी बटा 2, तो a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस बी भी 2 से विभाजित है, अतः r क्या होगा, संक्रामक है। अब क्योंकि r सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, अतः हम कह सकते हैं कि r में तुल्यता संबंध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसके आगे वाला, मतलब 5वें का ख। 5वें ख देखो साड़ी है, साड़ी आप लोग को अच्छे से आता होगा, 12 में है तो 12 का है तो अच्छा ही लेसन है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। वो थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन ये वाला प्रश्न आपको 100% अच्छे समझ में आएगा, समझना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हार्ड नहीं है, खूब बढ़िया समझ में आएगा। देखो दिया है, सिद्ध करो कि b प्लस ए बी, सी प्लस ए बी और सी ए प्लस बी बराबर 4abc हमको लाना है। ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे लाते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम लोग LHS ले लेंगे। सर्वप्रथम हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, अर्थात सवाल को उतार लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 ऐसे कर लेते हैं और इसमें प्रश्न को लिखते हैं अपना। देखो क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है b प्लस सी, यहाँ पे a और यहाँ पे a। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है b, यहाँ पे c प्लस a और यहाँ पे b, ये c है और यहाँ पे a प्लस b, इस तरह से है। ठीक है। अब इसको हमको लाना है बराबर 4abc हल करके। और यहाँ से समझो, यदि हमको क्या कर दें कि r1 गोज टू, यदि हम r1 गोज टू कर दें r1 माइनस r2 और इसमें से r3 को भी माइनस कर दो, देखो 2 जीरो हमारा आ जाना चाहिए, देखो समझ में आएगा, एक भी आ जाए तब भी काम हो जाएगा। तो r1 ये तो जीरो हमारा दिख ही रहा है कि b भी कट जाएगा, c भी कट जाएगा, दोनों माइनस करेंगे तो जीरो यहाँ पर हो जाएगा, तब भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बस वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, यदि हम इतना कर लेंगे तो हमारा क्या मिला हमें, तो हमें क्या मिलेगा, देखो अब b प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ध्यान समझना कि b प्लस सी में से माइनस बी माइनस सी करेंगे तो b और c दोनों माइनस हो जाए, क्योंकि ये हमारा है ना r1 है, ये हमारा r1 है, ये हमारा क्या है r1 और ये हमारा r2 और ये हमारा r3। तो ये r1 में से r2 माइनस करना है, r3 माइनस करना है, तो b में से b माइनस होगा, जीरो हो जाएगा, और c भी माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आएगा जीरो। और फिर देखो इसमें से इन दोनों को माइनस करो, तो इसमें से माइनस करेंगे जब a में से तो a कट जाएगा हमारा, और माइनस सी और माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस 2c। अब देखो इसमें से माइनस करेंगे a माइनस बी और माइनस से माइनस बी, तो a तो कट जाएगा, लेकिन माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b। ठीक है। और दूसरे वाले रो को और तीसरे वाले रो को हम क्या होते हैं, एज इट इज जैसे दिया हुआ वैसे लिख लेते हैं, b c प्लस a और ये हो गया b और ये हो गया c, यहाँ भी c है और यहाँ पर आया a प्लस b। ठीक है। अब देखो इसी को हम करते हैं इस बगल, बहुत छोटा सा प्रश्न है, बड़ा नहीं है, 5 नंबर आपको बहुत आसानी से मिलेगा ये। देखो थर्ड में क्या करते हैं, यदि हम एक्सपेंड कर दें जीरो के सापेक्ष, यहाँ पे जीरो के सापेक्ष क्या करें, एक्सपेंड कर दें, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, साड़ी का नियम है प्लस माइनस प्लस। तो क्या करेंगे, जीरो के सापेक्ष जब एक्सपेंड करेंगे तो ये जीरो हो गया, और ब्रैकेट में हमारे क्या आएगा, जीरो हो गया, और यहाँ पे जब ये बंद तो c प्लस ए प्लस बी, तो मतलब आएगा हमारा एक ब्रैकेट में c प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, और तिर्यक गुणा करेंगे, समझना अच्छे से। देखो ये बंद तो c प्लस ए प्लस बी और माइनस क्या आएगा, बी सी, तो हम लोग लिख लेंगे माइनस बी सी, समझना अच्छे से। और फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस के बाद माइनस आता है, माइनस 2c पहले से है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2c। और समझना अच्छे से इसका ब्रैकेट कैसे बनता है, ये 2c है ये। अब समझना, अब यदि c वाला बंद मतलब ये वाला बंद, समझना अच्छे से, c वाला बंद मतलब क्या होगा, ये वाला बंद हो जाएगा, और ये वाला बंद मतलब ये हुआ b के साथ a प्लस बी और b के साथ c, ये होगा ना, मतलब b के साथ होगा हमारा, b के साथ ब्रैकेट में a प्लस बी, b के साथ a प्लस बी और माइनस b के साथ c, मतलब माइनस बी सी। साड़ी आपको आना चाहिए अच्छे से, साड़ी कठिन लेसन नहीं है, माइनस बी सी हो गया। ठीक है। अब प्लस हमारा बचा प्लस ये, तो प्लस माइनस ही होगा, तो माइनस 2b हो गया, और माइनस 2b के साथ क्या आएगा, समझना अच्छे से,
ये पूरा बंद, ये पूरा बंद, तो ये बी सी आएगा। पहले हमारा क्या आएगा, बी सी आएगा, बी सी माइनस ये वाला ले रहे हैं ना, ये वाला बंद, ये वाला बंद, तो आ गया हमारा बी सी आया। बी सी माइनस सी के साथ सी स्क्वायर माइनस ए सी, तो क्या आएगा माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी, क्योंकि माइनस का अंदर क्या हो गया, गुणा हो गया, माइनस का अंदर गुणा हो गया, तो सी स्क्वायर माइनस ए सी। इसको दोबारा तुम करके देख सकते हो, आराम से आएगा समझ में। अब देखो जब हम जीरो से को गुणा करेंगे, जीरो का गुणा इसमें करेंगे तो इसको पूरा करने का आवश्यकता नहीं है, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, समझना अच्छे से, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। और 2c का गुणा इसमें करो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2c रहने देते हैं। अब देखो b का गुणा अंदर करो, 2c b का गुणा अंदर करो, तो b का गुणा अंदर करेंगे क्या आएगा, ए बी आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा और माइनस बी सी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस क्या करें, माइनस 2b, और अंदर गुणा कर ले, अंदर तो है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी सी माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी, ठीक है। अब इस बार ब्रैकेट को पूरा हम लोग खोल लेते हैं, अच्छे से ब्रैकेट खोलो, देखो ध्यान से, अच्छे से ब्रैकेट खोलो, 2c का गुणा अंदर करो, तो क्या हो जाएगा 2abc होगा कि नहीं, ए बी पहले से था, सी आ गया तो 2abc हो गया, और अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर सी, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2bc स्क्वायर माइनस 2bc स्क्वायर। अब इसमें गुणा करो तो माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2b स्क्वायर सी माइनस 2b स्क्वायर सी, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2bc स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस 2abc। समझना अच्छे समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, दिखाई अच्छे से दे। अब देखो ये प्लस 2abc हमारा ये हो गया, प्लस 2abc ये हो गया, माइनस 2bc स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर यहाँ से, और माइनस 2bc प्लस 2bc स्क्वायर यहाँ से, माइनस 2bc स्क्वायर यहाँ से कट गया, और ये क्या हो गया 2b स्क्वायर सी यहाँ प्लस 2b स्क्वायर सी यहाँ माइनस कट गया, तो 2abc और 2abc कितना आ गया 4abc। ये हमको लाना था, प्रूफ करना था 4abc, समझ में आया होगा। दोबारा बता दे रहे हैं, छोटा सा प्रश्न है, बढ़िया है, 5 नंबर मिलेगा आपको, आसानी से मिलेगा, आराम से कर सकते हो, साड़ी आता होगा हमें आशा है। देखो ये हमारा 3 रो दिया है ABC, क्या करते हैं कि हम R1 में से R2 और R3 को माइनस कर दें तो BC हमारा कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से इन तीनों में यदि कर ले, इसी प्रकार से इन तीनों में कर ले तो हमारा ये बन जाता है, आपको माइनस करने तो आता ही होगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, तो जीरो को पकड़ते हैं, तो जीरो के साथ ये वाला पूरा पकड़ लेते हैं और ये वाला पूरा पकड़ लेते हैं, तो इसका तेरे गुणा करते हैं, तो a प्लस बी इसका, और वैसे जीरो के साथ किसी संख्या में भी गुणा करेंगे तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। दोबारा माइनस 2c पकड़ेंगे तो प्लस माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ ये पूरा पकड़ लेंगे और ये पूरा, तो बचेगा क्या b के साथ a प्लस बी और माइनस bc, तो माइनस bc ये बच गया, और माइनस 2b ये बचा, 2b वाला ये पकड़ लिए, तेरे गुणा b का इसी में bc हो गया, और माइनस करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर, माइनस से गुणा फिर से करेंगे तो माइनस ac। बस इसी को हम लोग गुणा कर लेते हैं अंदर, और जो करता है काट देते हैं, 4abc हमारा बच जाता है, तो ये हमारा 4abc प्रूव्ड हो गया। अच्छे समझ में आया होगा। चलो पाँचवें के ग की तरफ बढ़ते हैं, पाँचवें के ग की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवें का ग, ये आपका अवकलन करना है, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझना अच्छे से। इसके सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, 5 नंबर का है, फलन sin x के पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। देखो जब भी घात के रूप में होता है ना, तो हम इसको लाभ के रूप में समझ लेते हैं कि लाभ के रूप में आएगा। तो पहले देखो हम हल कैसे करते हैं, सर्वप्रथम लोग मान लेते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं, मानते हैं कि माना y इक्वल टू साइन x के पावर हो जाता है हमारा cos x, मान लेते हैं, और क्या करते हैं दोनों पक्षों को लाग लेते हैं, दोनों पक्षों का लाग लेने पे, दोनों पक्षों का लाग लेने पे, का LOG लॉग लेने पर, देखो दोनों पक्षों का लाग लेंगे तो y का क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, और उधर लेंगे हम लोग तो यहाँ पे लगाएंगे log ये sin x, और sin x के पावर क्या दिया हुआ है cos x, ठीक है ना, अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये हो गया हमारा log y,
और उधर से करेंगे तो cos x नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा log sin x, cos x log sin x। अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष, अब क्या कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष, तो ध्यान समझना कि log y का समझना अच्छे से, पूरे स्टेप जीरो से नहीं करेंगे हम, थोड़ा समझना, अवकलन थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। देखो log x का 1/x होता है, log y का 1/y होगा, लेकिन x के सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष कर रहे हो तो एक बार dy/dx बचेगा भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर d/dx करेंगे इसका, तो d/dx समझ लो, इसको d/dx करेंगे और इस पूरे को करेंगे तो cos x हो गया log sin x, log sin x कर लेते हैं, ठीक है। और इसको एक आपको सूत्र पता होना चाहिए, बता दे रहे हैं, एक सूत्र बता दे रहे हैं कि d/dx यदि u भी होता है, u भी दो फलनों का गुणनफल का अवकलन, तो क्या होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, तो dv/dx हो जाता है। और प्रथम प्लस द्वितीय फलन मतलब भी हो गया, और प्रथम फलन का अवकलन मतलब क्या हो जाता है, du/dx, ठीक है। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अपनाएंगे। तो देखो सूत्र के बाद यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, तो आप लोग सोचेंगे कि वो उसी को हम आगे हल किए हैं, तो ये हमारा क्या है, सूत्र है। अब देखो 1/y है ही, dy/dx है ही, ठीक है। अब बराबर क्या करते हैं हम, प्रथम फलन मतलब क्या है, cos x, तो cos x को cos x रहने देते हैं, द्वितीय फलन का अवकलन, तो log x का क्या होता है, 1/x, तो 1/x का मतलब क्या हो जाएगा, log x का क्या होता है, 1/x, जानते हो ना अवकलन log x का 1/x, तो 1/x मतलब 1/sin x, ठीक है, log x का 1/x 1/sin x। और फिर क्या करेंगे, d/dx, फिर sin x का अलग से करेंगे sin x, ये होता है हमारा। अब प्लस क्या करेंगे, द्वितीय फलन क्या है हमारा, log sin x, द्वितीय फलन। अब प्रथम फलन का अवकलन मतलब d/dx, प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन क्या है हमारा, cos x, तो d/dx cos x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इधर तो 1/y dy/dx सही है, देखो आधा से अधिक हल हो गया है, थोड़ा सा बचा है, समझना अच्छे से। देखो यहाँ पे हमारा हो गया cos x/sin x, cos x/sin x यहाँ पे हो गया, तो इसको हम लिख लेते हैं cos x/sin x, और यहाँ पे हमारा हो गया d/dx sin x, तो sin x का अवकलन तो cos x होता है, तो ये cos x हो गया, d/dx sin x का अवकलन cos x होता है। और log sin x, तो यहाँ पे हमारा log sin x और cos x का माइनस sin x होता है, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस sin x हो गया। और ये log sin x जैसे दिया है उसको वैसे ही इसको भी लिख लेते हैं log sin x। आप समझना अच्छे से। अब यदि हम इसको ऐसे कर लें, हल हमारा हो गया है, यदि हम इसको ऐसे कर लें dy/dx, यदि 1/y इधर जाएगा तो बराबर y ऐसे आ जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट में जो ऊपर का है सेम टू सेम इसको एक बार उतार लेंगे, ठीक है। हमारा आंसर आ चुका है, समझना अच्छे से, dy/dx हो गया। और एक बार क्या कर लेते हैं, y का मान बस दे देते हैं, तो y का मान मतलब हमारा जो सवाल दिया हुआ था वो y का मान है, y मतलब जो हमको दिया हुआ था, क्या दिया, sin x के पावर cos x, y बराबर sin x के पावर cos x, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि y इक्वल टू sin x और sin x के पावर cos x, और ब्रैकेट में जो है पूरा, अर्थात क्या है हमारा कि cos x/sin x, अर्थात क्या होता है, cos/sin cot x, cos x/sin x cot x हो जाएगा, और cot x और ये cos x है तो cos x हो जाएगा, माइनस sin x है तो sin x ही रहेगा, और log sin x ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा dy/dx फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छे समझ में आया होगा। इसको एक बार मात्र आपको 1 मिनट के अंदर में समझा दे रहा हूँ, दोबारा 1 मिनट के अंदर में सभी प्रश्न को दोहरा रहा हूँ, तो इसको भी दोहरा देता हूँ। देखो y बराबर sin x के पावर cos से दिया हुआ है, दोनों पक्षों का हम लग लेते हैं, तो y का क्या हो जाता है log y, और इसका भी लग लेते हैं तो ऐसे हो जाता है, ठीक है, लग लेते हैं तो सिर्फ लग आ जाएगा यहाँ पे,
जो सवाल है हमारा वही रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि log x टू दी पावर n जो होता है, एक सूत्र हम लोग को पता होगा कि यहाँ पे हमारा जानते हो कि log x टू दी पावर n होता है, तो इसको हल करते हैं तो n इधर आ जाता है, मतलब n log x हो जाता है, n log x हो जाता है। समझ आ रहा है? तो उसी मेथड से हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो प्रथम द्वितीय कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं प्रथम द्वितीय मान करके। तो ये अवकलन का नियम होता है कि प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन। तो उसी प्रकार से कास का माइनस साइन होता है और साइन का कास होता है। तो हम यहाँ तक पहुँच गया, और जो y हमारा आया था 1/y आया था, तिरे गुणा हो गया तो y यहाँ आ गया। और y का मतलब है हमारा जो सवाल दिया हुआ था वही है, तो उसको हम रख लेते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। समझ में आया होगा। चलो पाँचवें के घ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पाँचवें का घ थोड़ा सा देखिए कौन सा क्वेश्चन है। पाँचवें का घ, हाँ ये लिमिट वाला है, ये आप लोग को अच्छे समझना चाहिए। 5 नंबर का ये भी आपका आया हुआ है। पाँचवें का घ लिमिट वाला क्वेश्चन है आपका। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये -π/4 से π/4 sin स्क्वायर x ds का मान ज्ञात करना है पाँचवें के घ में। तो देखो समझना अच्छे से। हमें सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि -π/4 से π/4 sin स्क्वायर dx। ठीक है, इसको ध्यान समझना। ये हमारा क्वेश्चन जो है इसको -π/4 से π/4 sin स्क्वायर x dx। तो देखो हम बहुत बेसिक से बताएंगे, ऐसे इसका नियम तो एक बहुत हार्ड है, लिमिट को समझते हुए समझेंगे तो। लेकिन एक बहुत सरल तरीका है कि सर्वप्रथम क्या कर लेते हैं, सूत्र का प्रयोग तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन sin स्क्वायर x हम जानते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि जो cos 2x होता है, cos 2x इक्वल टू होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। ये सूत्र आपको पता है, कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं। cos 2x इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x। और यदि हम यहाँ से sin स्क्वायर x निकाल लें, ध्यान समझो, यदि हम यहाँ से sin स्क्वायर x, मान लो एक बार पहले -2 पूरा ले आते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। -2 को पकड़ के पूरा इधर ले आते हैं माइनस को, तो प्लस हो जाता है तो 2 sin स्क्वायर x। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 तो इधर ही है, अब cos 2x इधर जाएगा तो 1 - cos 2x। और यदि हमको सिर्फ sin स्क्वायर x निकालना हो तो ये आएगा 1 - cos 2x अपान 2, ये हो जाएगा 1 - cos 2x अपान 2। फिर देखो एक सूत्र हमें पता होना चाहिए, एक सूत्र हमें आना चाहिए, एक फार्मूला यहाँ पे आना चाहिए कि देखो फार्मूला ये होता है कि यदि -a to a लिमिट है, -a to a मतलब -a to a मतलब ये π/4 है ना, सेम चीज़ है। तो -a to a है, fx dx है, मतलब जो भी है जिसका हमें समाकलन करना है वो दिया है fx dx। तो इसका ये होता है कि 2 बार हो जाता है और ये हो जाता है 0 to a, 2 बार ये हो जाता है और ये हो जाता है 0 to a हो जाती है। -a to a दिया हुआ है तो ये हमारा सूत्र होता है कि 0 to a हो जाता है fx dx। ये आपके बुक का P6 रूल है, आप देख सकते हैं, ये आपका P6 रूल जाकर देखेंगे आपके निश्चित समाकलन में जो लिमिट वाला यहाँ दिया हुआ है माइनस से प्लस की तरफ, तो P6 रूल में आप पाएंगे कि -a to a fx dx इक्वल टू जो होता है ये 2 बार हो जाता है 0 to a fx dx हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए कि जब समझो जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू fx है, -x इक्वल टू fx है, समझे, अर्थात ये क्या है, सम फलन है, अर्थात ये सम फलन है। तो यहाँ समझना, यहाँ पे 1 मिनट समझ में आएगा अच्छे से। देखो -a to a है तो ये हमारा हो जाएगा जो लिमिट है ये 0 to a हो जा रहा है, 2 बार यहाँ, तो 2 यहाँ लिख दो, और ये 0 to a तो 0 लगाओ यहाँ पे, a मतलब π/4 है तो π/4 ही रहेगा। और हम लोग निकाले क्या है 1 - cos 2x अपान 2, तो 1 - cos 2x अपान 2 हो जाएगा और ये क्या हो गया dx हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब इसके बाद समझना, अब इसका यदि हम लोग क्या करें, देखो इस 2 से इस 2 को हम काट सकते हैं बटा में, और यदि हम इसका समाकलन करें तो 1 का क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, पहले एक बार और लिखते हैं हम लोग अच्छे से, डायरेक्ट क्लियर नहीं होगा, एक बार और लिखते हैं। तो ये हमारे पास बचा क्या, 0 to π/4 बचा, और यहाँ पे हो गया 1 - cos 2x, 1 - cos 2x ब्रैकेट बंद dx। अब समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, समाकलन। अब देखो समाकलन करना है, समझो अच्छे से, यदि समाकलन करना है तो 1 का समाकलन क्या होगा x,
अब काश 2x का समाकलन होगा साइन 2x, काश 2x का साइन 2x, लेकिन 2x का जो समाकलन होगा बटे में भी 2 आएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। समाकलन इतना तो सीखी हो गई। यदि यहाँ तक आ गए, काश 2x का क्या होता है साइन 2x, और जो 2x का 2 होता है वो बटे में हमारा आ जाता है, लेकिन जो लिमिट है 0 to π/4, वो 0 to π/4 लिमिट हमारा ऐसे ही रहेगा। अब आगे समझो, यदि हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो π/2, π/4 है, π/2 नहीं है, π/4 है, तो यहाँ पे π/4 ही रहेगा, π/4। यदि π/4, रुक जाओ इसको साफ साफ लिख देते हैं, π/4, π/4 यदि x की जगह रखते हैं तो हमारा मिलता क्या है, π/4 मिलता है। और माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 तो है। अब साइन 2 का 2 रहेगा, और x की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 × π/4 हो जाएगा, 2 × π/4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे समझो अच्छे से, π/4 हो जाएगा और -1/2 हो गया, और साइन π/2, π/2 मतलब क्या होता है, साइन 90 अंश। तो देखो 1 लाइन 2 लाइन और बचा हुआ है, तो ये π/4 हो गया, और -1/2, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया कि π/4 -1/2 और प्लस c लगाना हम लोग भूल रहे थे, प्लस c हम लोग यहाँ से समाकलन करने के बाद लगाते रहेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर आया 5 नंबर का, π/4 -1/2 प्लस c। 100% सही है। अच्छे समझ लेना, अच्छे समझ में आएगा। एक बार और तीव्र गति से हम आपको बता दे रहे हैं, कमेंट हम आपको नहीं दिख रहे हैं, आप लोग अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो ख़त्म होने के बाद दोबारा अच्छे देख लो, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दो। सिर्फ अपने फ़ायदा ना लो, जितनी अधिक ले पाएंगे फ़ायदा उतना ही अच्छा होगा, मेरे लिए भी बेटर होगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहना, नए लोग हो तो सब्सक्राइब करना, और जितने लोग भी पुराने हो नए देख रहे हो लाइक तो अवश्य 1 लाइक करना है, जितने लोग देखना वो आपका कर्म है। चलो देखते हैं, देखो एक बार समझाते हैं तेज़ी से। देखो साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x फार्मूले में तोड़ लेते हैं। तो cos 2x इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आते हैं, माइनस था प्लस हो जाता है, और 1 - cos 2x हो जाता है, और यदि 2 को इधर भेजे तो बटा 2 हो जाता है। और हम सूत्र बताएं आपको कि -a to a f(x)(ds) सूत्र होता है, और इसका जब ये भी रहता है तो माइनस को यहाँ से हटा देते हैं और 2 आ जाता है, 0 to a f(x)(ds) पूरा वही रहेगा। तो एकदम सेम उसी लॉजिक पे हम लोग क्या कर लिए कि 0 to a 0 to π/4 हो गया, और यहाँ पे f(x)(ds) तो इसका मान क्या हो गया हमारा, ये आ गया था 1 - cos 2x/2 यहाँ पे लाए थे, बस 2 से 2 कट गया हमारा, 0 to π/4, ये cos 2x आ गया, cos आराम से समाकलन कर लिए। 1 का x होता है, cos 2x का sin 2x, 2 है तो बटा में 2 आएगा। बस लिमिट का मान रख देते हैं π/4, 0 रखेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है माइनस लोअर लिमिट। हम यहाँ पे एक बार दिखा सकते थे, यहाँ दिखा सकते थे -0, -0 का मतलब कोई मतलब नहीं होगा। 0 से एक बार हम लोग अपर लिमिट लगते हैं ऊपर का मान, और माइनस करके नीचे का मान, तो 0 रखेंगे x का तो 0 आएगा, यहाँ भी रखेंगे तो साइन 0 का 0, पूरा 0 ही होता है। तो सिर्फ हम अपर लिमिट रखें, लोअर लिमिट को छोड़ दिए क्योंकि 0 था। एक बार आप दिखा सकते हैं -0 करके, फिर यहाँ पे हम छोड़ देंगे क्योंकि 0 का महत्व नहीं होता, तो यहाँ पे साइन 90 अंश बचेगा प्लस c, और साइन 90 अंश मान क्या होता है 1 होता है। तो हमारा ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं आप लोग का 5वें का, अरे ब्लैंक कैसे हो गया, 5वें का घ के बाद अंगा होगा, 6ठे क आ गया है। चलो ठीक है, 6ठे क देखते हैं। शायद एक क्वेश्चन आपका मिस हो गया, ब्लैंक रह गया पेज, हमने काफ़ी पेस्ट किया था लेकिन शायद गड़बड़ी हो गया, या तो पता नहीं 4 ही क्वेश्चन था क्या। देखो यदि होगा तो बाद में हम उसको देख लेंगे, ये तो अभी देखते हैं लास्ट में। पहले देख लो 6ठे का क, 6ठे क्या दिया, क दिया हुआ है कि सभी, अच्छा सभी खंड कीजिए, 6ठे में भी आपका सभी प्रश्न करना है, और इसमें दिखाइए कि f(x) जो है mod of x/x, यदि x क्या है 0 के बराबर नहीं है, और दूसरा बोला है कि f(x) का जो है 0 यदि x बराबर 0 है, यदि x बराबर 0 आएगा तो फलन का मान 0 आएगा, यदि x 0 नहीं आएगा तो उसका मान mod of x/x के बराबर आएगा, और x बराबर 0 पर असंतत है। इसमें हमें प्रूव करना है कि असंतत है। देखो असंतत प्रूव करना है, बहुत ही आराम से सिद्ध करेंगे हम लोग। ठीक है, x बराबर 0 पर असंतत है दिखाना है। तो हम लोग हल करना चालू करते हैं। देखो फटाक से हल करना चालू करेंगे, हल करते हैं हम लोग। देखो समझ में आएगा, समझना कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर बोला गया ना, तो x बराबर 0 पर असंतत सिद्ध करना है। तो x बराबर 0 पर यदि फलन का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये तो निश्चित है। ठीक है, x
फलन का मान 0 आएगा। अब देखो फलन का मान और दायां पक्ष बायां पक्ष तीनों बराबर होता है तो फलन संतत होता है, नहीं तो असंतत होता है। तो देखो फलन का मान तो 0 आ गया। अब दायां चाहे बायां एक देख लेते हैं। चलो दायां ही देखते हैं, दायां पक्ष राइट हैंड साइड हम देखते हैं दायां पक्ष। तो देखो दायां पक्ष जब हम लोग देखते हैं तो दायां पक्ष हम में लगाते हैं हम लोग, सूत्र होता है हमारा इसी टाइप से करते हैं, लिमिट x गोज टू 0 प्लस fx। ये आपको याद करना पड़ेगा कि ऐसे ही निकालते हैं दायां बायां पक्ष, fx इक्वल टू, फिर लगाते हैं हम लोग लिमिट x गोज टू 0 प्लस जो दिया हुआ है हमारा फलन मॉड ऑफ x बाई x दिया हुआ है, ठीक, इसको लिखते हैं x गोज टू 0 प्लस पे। और दोबारा क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि h गोज टू 0 कर देते हैं। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट h गोज टू 0 कर देते हैं और ये मॉड ऑफ x बाई मॉड ऑफ x की जगह पे अब h गोज टू 0 करेंगे तो h का वैल्यू रखेंगे तो हमारा हो जाता है ये x की मॉड ऑफ की जगह पे 0 प्लस h और यहाँ पे x की जगह पे सिर्फ आएगा हमारा क्या आएगा 0 प्लस h, मॉड में नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखना हमारा हो जाता है लिमिट h गोज टू 0 बराबर 0 प्लस h अर्थात h ही आएगा और नीचे भी h आएगा, अर्थात लिमिट h गोज टू 0 का वैल्यू क्या होगा, लिमिट h गोज टू 0 और ये h से h कट गया, क्या आ गया 1 आ गया, अर्थात हमारा इसका मान क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो क्योंकि देखो हमारा प्रूफ हो चुका है ये। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि क्योंकि दायां सीमा जो है, क्योंकि दायां सीमा बराबर नहीं है फलन 0 के, ठीक है, फलन 0 को, अतः हम लेंगे कि x बराबर 0 पर फलन असंतत है, समझे। दायां सीमा बराबर नहीं है फलन 0 के, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, असंतत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, पहले इसको समझा दें हम एक बार, देखो समझो फिर से इसको। देखो हमें दिया हुआ है ना कि फलन असंतत है x बराबर 0 पे, तो हम x बराबर 0 लेते हैं और फलन का मान 0 रखते हैं तो कोई भी वैल्यू रहेगा तो 0 रखेंगे तो 0 तो हो ही जाएगा। तो फलन का मान 0 आया और फिर दायां पक्ष लेते हैं x गोज टू 0 प्लस करके फलन को, और ये फलन दिया हुआ है मॉड ऑफ x बाई x, मॉड ऑफ x बाई x 0 यहाँ दिया हुआ है पहले। तो फिर हम क्या करते हैं कि h गोज टू 0 करते हैं तो x की जगह पे 0 प्लस h, नीचे भी x की जगह पे 0 प्लस h और 0 तो कट जाएगा, h बाई h आएगा, h बाई h मतलब 1 होता है और h गोज टू 0 इक्वल टू 1, अर्थात ये क्या आ जाएगा, h तो है नहीं तो 0 का मान तो h पे कहीं रखेंगे नहीं, बचा होता तो h को 0 करते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू। तो अर्थात हमारा आया क्या, दायां पक्ष हल करने पे 1 आ गया और हमारा फलन का मान क्या आया था, 0 आया था, 0 और 1, अर्थात दायां सीमा जो है फलन 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि देखो संतत होने के लिए क्या होता है, दायां सीमा बायां सीमा और जो फलन का मान 0 आया वो भी है, अर्थात फलन का मान 0 और दायां सीमा भी 0 आ जाता और बायां सीमा भी 0 आ जाता तो हमारा संतत होता। अब असंतत के लिए हमें बायां सीमा को हल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, दो ठो बराबर नहीं है तभी असंतत तो प्रूफ हो ही गया, ठीक है। चलो देखते हैं, हम लोग देखते हैं छठे का ख, एक मिनट, छठे का ख हमारा 1 मिनट आपको दिखा रहे हैं, छठे का ख 1 सेकेंड, छठे का ख आपका, ठीक, छठे ख ये है आपका सामने। दो परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दो परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y स्क्वायर बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया के रूप में। एक मिनट, हमारा ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया a, और a बराबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कि x बराबर a मान लेते हैं हम एक, और यहाँ पर x बराबर b, ठीक है। और घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है हमारा परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा यहाँ पे y1 माइनस y2 dx, इसके समाकलन के बराबर होगा। तो देखो पहले हमको समझना है कि क्योंकि हमको दिया हुआ है, यहाँ समझो अच्छे से, अभी हम लोग समझते हैं अच्छे से।
100% समझ में आएगा। देखो क्योंकि दिया हुआ है पहला कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक दिया हुआ है हमको एक्स स्क्वायर को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ठीक है, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण यहाँ दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है। पेपर में भी आपको ऐसे करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई और वाई स्क्वायर बराबर एक्स, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको क्या हुआ है, दिया हुआ है। और हम यहाँ से क्या करते हैं, लिमिट निकालेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। समझना अच्छे से, एक्स का 2 वैल्यू आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो समीकरण 1 से जो है, समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर जो नहीं है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई या वाई बराबर एक्स स्क्वायर, समीकरण 2 में रख दो। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 से वाई बराबर एक्स स्क्वायर को समीकरण 2 में लिख देते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर। वाई बराबर एक्स स्क्वायर को समीकरण 2 में रखोगे तो वाई की जगह पर तो एक्स स्क्वायर हो गया और स्क्वायर है ही, और बराबर क्या हो गया, एक्स। अर्थात ये हमारा हो गया एक्स के घाते 4 बराबर एक्स हो गया। और यदि हम इसको इधर ले आए, एक्स के घाते 4 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। और दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन ले लें तो बचा एक्स के घाते 3 माइनस 1 बराबर 0। यदि इसको हल करेंगे तो एक बार एक्स बराबर 0 आएगा, और एक्स क्यूब माइनस 1 को हल करेंगे तो 1 आएगा। कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर 1, अर्थात एक्स बराबर भी 1 आएगा। तो 0 कामा 1 आ गया ना, बस हमारा समझ लो हल हो गया। अब अतः एरिया बराबर हम लिखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे समाकलन है ए बी मतलब क्या हो गया, 0 to 1 y1 माइनस y2। तो y1 निकालेंगे तो देखो y1 जो होगा हमारा, यदि हम y1 निकाला यहाँ से स्क्वायर वहाँ जाएगा, यदि यहाँ वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, यदि वाई बराबर निकालेंगे तो एक्स इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर कर्ली होगा, तो ये y1 क्या हो जाएगा रूट एक्स, और माइनस y2 जो होगा वो क्या होगा एक्स स्क्वायर, y2 क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना क्या है dx। अब देखो इसको हमें हल करना है, समाकलन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो समाकलन करो, समाकलन करते हैं और लिमिट लगा देते हैं 0 to 1, यहाँ लगेगा। देखो करड़ी में x है, करड़ी में x का मतलब क्या होता है, करड़ी में x का मतलब हो गया x के घाते 1/2, x के घाते 1/2 है। या तो इसको एक बार थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं, नहीं तो क्लियर समझ में तुम लोग को नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं होगा हमारे पढ़ाने का। देखो a बराबर लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 0 to a, और ये इसको लिख सकते हैं x के घाते 1/2 और माइनस एक्स के घाते 2, ये dx, ठीक है, ये हो गया। अब इसका यदि समाकलन करेंगे तो समझना अच्छे से, x के घाते 1/2 समाकलन में क्या होता है कि x के घाते 1/2 प्लस 1, और नीचे भी आता है 1/2 प्लस 1, ठीक है, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा x के घाते 2 प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है ना, इतना होता है। और यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे 0 to 1 लिमिट। अब यहाँ पे हो जाएगा x के घाते 3/2 बाई 3/2 और माइनस x के घाते 3/3, और ये हमारा लिमिट रहेगा 0 to 1 जो है वो रहेगा भी। अब आगे हो जाएगा बटा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 x के घाते 3/2 माइनस x के घाते 3/3, ठीक है। अब लिमिट रखते हैं तो x का मान 1 रखते हैं पहले, तो x का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2/3 ही आएगा, 1 के घाते कुछ भी रहेगा 1 ही आएगा, और माइनस यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2/3 माइनस 1/3, तो 2 में से 1 गया क्या आएगा 1/3 आएगा, ठीक है ना। तो 1/3 क्षेत्रफल है तो मात्रक जरूर लिखना चाहिए, सेंटीमीटर मीटर कुछ तो बोला नहीं है, तो हम लिख देंगे कि वर्ग इकाई यूनिट स्क्वायर वर्ग इकाई हम लगाएंगे, ठीक है। वर्ग मतलब क्या हो गया, एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। इसको भी समझ लो, जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये हमें दिया हुआ है 2 परवलय है, y बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं कि हम लोग लिमिट ले लेते हैं, ये हमारा फार्मूला होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे समाकलन में परवलय का, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब इस फार्मूले में हम इन दोनों की सहायता से a और b का मान निकालेंगे,
और ए और बी का मान निकालने के बाद क्या करते हैं, लिमिट में रख देते हैं और आसानी से हम लोग समाकलन करते हैं और ये जो लिमिट रहेगा वो साथ साथ चलेगा ही। इसको दोबारा दोहरा लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। अब इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में जो बचे हुए रहेंगे वो हम बता देंगे। आपका क्लास बस लास्ट क्लास होगा और पूरा का पूरा हम आपको मॉडल पेपर जो UPMSP मॉडल पेपर है वो पूरा हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है ही नहीं, आपका 7वां से बचा हुआ है, आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 से बचा हुआ है, 7, 8, ये 8 नंबर वाले सब बचे हुए हैं। तो इन सब प्रश्नों को भी मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा। आपके पेपर से पहले 100% है कि आपको मैं पूरे प्रश्न करा दूंगा। बस आप एक काम किया करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया करिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल अच्छा रहे और आपको अच्छे से बता सकें। और 100% है कि इन प्रश्नों से आपको पेपर में लाभ होना ही होना है। तो अच्छे समझिएगा, लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।